वीडियो से सिर्फ आपका 35 मार्क यहाँ पे फिक्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तभी आपका 4 नंबर मिलेगा। 2 नंबर लिखने के, 2 नंबर बनाने के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 110% क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आएगा यूपी बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो स्वागत है एक और बार एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज लेकर फिर से आ गया हूँ विज्ञान का मॉडल पेपर विद सोल्यूशन। जो भाई विज्ञान का कोई जल्दी करवाता नहीं है, क्योंकि आपके क्लास 10 में आपका उसमें फिजिक्स भी हो जाती है, केमिस्ट्री भी हो जाती है और बायोलॉजी भी हो जाती है। तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको पता है भाई दिक्कत होता है, तो इसलिए वगैरह केमिस्ट्री का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐड मतलब वो सब नहीं करते हैं। बट आपको मैं यहाँ पे विद सोल्यूशन लेकर आया हूँ, जो भाई यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको करते हो भाई लोग, तो पूर्णांक 70 में से आपका इस वीडियो से सिर्फ आपका 35 मार्क यहाँ पे फिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन इंटरचेंज होंगे, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बट इसको करने के बाद आपका कंफर्म एटलीस्ट 35 या फिर यहाँ पे 32 तो आपका कंफर्म है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको एक एक आपको सोल्यूशन के साथ आपको बताता हूँ कि किसका कैसे करना है और क्या। तो यहाँ पे समय आपको 3 घंटा 15 मिनट है और यहाँ पे निर्देशांक दिया है, जिसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले शुरू के जो भाई मतलब 15 मिनट मिलते हैं उसको आपको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या दिया है। जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंडों में 3 उपखंडों में उपखंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में विभाजित है। जिसमें प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसने सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पे यहाँ पे आपको उत्तर पत्रिका में आपका गोला करना है, ठीक है। तो OMR शीट भरना आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो लिखने वाला रहेगा काम वो आगे रहेगा। ये बेसिकली उसी के बारे में। यहाँ पे आगे चलोगे तो सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड अ के। इसको उपखंड फर्स्ट मान लो, क्योंकि देखो 3 आपको बोला हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे एक एक पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, लग रहा है निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे 1 अंक है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु ओ के स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। और उसके बाद दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निकट दृष्टि वाला, ठीक है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिरोधक में कब परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पदार्थ परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर, यहाँ पे प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर, और यहाँ पे पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक ये आपको पता है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, साथ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पेपर में काम आएगा एकदम। कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए का सवेज माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। 1 नंबर का वो विकल्प क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 1 से अधिक, 1 से कम, 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 से कम इसका अपवर्तनांक होगा, ओके। उसके बाद जो अगला है, यहाँ पे उच्च भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे का संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हीं दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश। अब उसके बाद पूछना है, मतलब पूछा है कि प्रकाश उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा है धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकटित होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकटित होता है, और यहाँ पे धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, और वायु में तीव्रतम गति से चलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके मॉडल पेपर में, 100% फिक्स है कि ये आने वाला है। तो इसको आप लोग को ध्यान से रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकटित होता है, ठीक है। यहाँ पे उसको मतलब उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लाल रंग एटलीस्ट दिख जाता है, ओके। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पे दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पे दर्पण से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच, ओके। उसके बाद यहाँ पे दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा,
दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे तो फिर जो ये क्वेश्चन बोला है 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारी होता है, तो इस दर्पण के सामने किस बिंब को कहाँ रखे कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो 30 सेंटीमीटर जब दूर पर रखेंगे तो 15 सेंटीमीटर के आकार का यहाँ पे समान प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातक 220 वोल्ट 100 वाट जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उभक शक्ति कितनी होती है। ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पे 100, 75, 50 और यहाँ पे 25, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो यह रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए सकेंद्रीय वृत्त, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तकार, ऑप्शन सी एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं, उसके बाद बिंदु O से निकट सकेंद्रीय वृत्त परंतु दूर जाने पर दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। एक बात बोलना चाहूंगा भाई लोग, वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग को क्लास थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो। बाकी इस जो मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ इसमें से आपके क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, और नेक्स्ट मॉडल किस पेपर चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापतन, और यहाँ पे जल वाष्प का संघनन, जल का वाष्पीकरण। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट तथा सेकंड, केवल थर्ड, और यहाँ पे सेकंड तथा फोर्थ। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेकंड तथा थर्ड मतलब फोर्थ। मतलब कि यहाँ पे ये सेकंड शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापतन, और यहाँ पे IB मतलब जल का वाष्पीकरण। ये दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉरी आंसर सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सम्मिलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से कीजिए। ठीक है, एक अंक है, ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, इन बात का ध्यान रखना। यहाँ पे संतरा का मतलब इधर जो ऑप्शन है उसमें मिलान करना है, और ये 100% फिक्स है कि ये आप पे आएगा, और अभी नहीं ध्यान दोगे 1 नंबर अभी आपका कट जाएगा। अगर आप लोग ध्यान करते हो 1 नंबर यहीं पे आपका बढ़ जाएगा, 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, मतलब देखो थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड। मतलब कि ऑप्शन रिपीट करके मतलब पूछा है कि किसका किसमें सम्मेलन होगा और ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार, बस बहुविकल्पी में है, बट इसको सॉल्व करने की भाई बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखोगे कॉलम ए और कॉलम बी में दशांतर है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड। देखो पहले का यहाँ पे सैट्रिकम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरे का IB, फिर ठीक है दूसरे का IB इमली का, और यहाँ पे टैट्रिकम, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड नंबर है सेकेंड, इसका भी यहाँ पे सिरका का एसिटिक अम्ल होता है, और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ का देखोगे तो फोर्थ का फर्स्ट होता है टमाटर का, यहाँ पे एक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो रहा है, मैचिंग कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे अगर देखोगे बी वाला, तो पहला का IB मतलब संतरा का टैट्रिक अम्ल हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये गलत है। तो मतलब सब मिलाकर यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिकथन सोडियम हाइड्रोजोकार्बोनेट एंटासिड का एक संघटक है, तर्क क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। उपरोक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। और यहाँ पे अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है, और यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, मतलब इस क्वेश्चन को बताया जाए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, 3 तत्व x, y तथा 2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, x2 और यहाँ पे 8, फिर y2 8, 7 फिर तथा 2, 2, 8, 2, मतलब ये है। तो इसका पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखोगे तो x एक धातु है, y एक धातु है, z एक अधातु है, y अधातु है तथा 2 एक अधातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, y एक धातु है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे CH3 CH2 OH, और यहाँ पे फिर उसके बाद CH3 COOH। ओके, यहाँ पे पूछे उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4
फोर किस रूप में कार्य करता है। यहाँ पे पूछा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे किस रूप में काम करता है। तो यहाँ पे अचायक, आक्सीकारक, उत्प्रेरक और यहाँ पे निर्जलीय कारक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आक्सीकारक। ठीक है, इसको ध्यान से रखना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि लार में एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटित होना और यहाँ पे स्टार्च का शर्करा में विघटित होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा इसका। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे प्रिंट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ओके, बट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन थे वहां पे कट गए हैं। यहाँ पे अगला है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आर और यहाँ पे स्मॉल वाई है। ठीक है, और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर और कैपिटल वाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीच कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो मतलब कैसे किस प्रकार से होता है तो वो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, गोले और पीले, झुर्रीदार और हरे, गोल और हरे, और यहाँ पे झुर्रीदार और पीले, मतलब पूछा है कि कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे, गोले और पीले होंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऊर्जा प्रवाह होता है। ठीक है, देखो इस मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन छोटे हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। क्योंकि मतलब कहो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 है, उसके बाद 20 है, तो मतलब कि एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है 19, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं था तो इसलिए उसको लिया नहीं गया है। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको लिया गया है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह होता है, तो यहाँ पे बहुदिशीय, एक दिशिक और यहाँ पे तीन दिशिक और इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक दिशिक। ओके, फिर यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे जैसे कि वर्णनात्मक प्रश्न जो कि लिखने वाले होते हैं, तो जैसे कि लिखोगे तो उसके बाद आंसर मिलेगा, तो उसका सोल्यूशन भी लेकर आए हैं, तो वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 2+2 4 रंग का है, तो यहाँ पे पहले आपको बताना है वर्षा के बारे में, फिर उसका सचित्र वर्णन करना है, मतलब उसको बनाना है, तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे। 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखोगे, आंसर में इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण और यहाँ पे आंतरिक प्रवर्तन शामिल है, जो वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने से बनता है। ठीक है, ये इतना लिख लो ना, 3 लाइन। उसके बाद यहाँ पे आप उसका डायग्राम बना देना, फिर यहाँ पे आपका 4 नंबर मिल जाएगा। ओके, और डायग्राम आप गूगल वगैरह यूट्यूब से आप कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा उसी, तभी आपका 4 नंबर मिलेगा, 2 नंबर लिखने के, 2 नंबर बनाने के। उसके बाद जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 111 मतलब दिया है कि एक एक नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 110% क्वेश्चन है ये, कि आपके पेपर में आएगा यूपी बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अगर नहीं जानते हो तो पढ़ लेना भाई लोग, बार बार पूछता है, हर बार पूछता है और हर जगह पूछता है, चाहे वो बहुविकल्पी हो व लिखने वाला हो। ठीक है, या फिर डायग्राम में भी दिख सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये एफ बी और यहाँ पे आई, इन तीनों का कमाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या है, उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है, ये बताना है। उसके बाद यहाँ पे हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है। ठीक है, ये पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे माध्यम का दर्शाती है, और यहाँ पे इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है, मतलब ये क्या करता है। तो यहाँ पे चलो आपको मैं बताता हूँ क्या करता है। सबसे पहले उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है, तो यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित है। आपका 1 नंबर हो गया, बस एक इतने सारे आंसर लिखोगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, जो आपको मैं बता रहा हूँ वो 100% ही, मतलब कि देखो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा भाई लोग, वो उसमें से हर तो नहीं फंस सकता, क्योंकि यूपी में 7 सेट बनते हैं, आपको पता है। तो वो मतलब कि वो अलग बात है कि नहीं फंस रहा है, बट मैं जो बोल रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये हर सेट में फंसता है। ठीक है, मतलब फ्लेमिंग का नियम इतना इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के हिसाब से कि ये सातों सेट में इसको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये ऐसा प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा है, हस्त का तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, मतलब पूछ रही है। तो यहाँ पे आंसर है चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा दर्शाती है। उसके बाद यहाँ पे माध्यम क्या दर्शाती है, तो यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है माध्यम वाली उंगली। उसके बाद यहाँ पे इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है, तो इस नियम के अनुसार चुंबकीय बल की दिशा या चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है,
तो ये 4 को का स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बोर्ड का पेपर अभी थोड़ा सा बाकी है, तो उसके बाद देखकर फिर समझ लेना। ओके, उसके बाद जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे भू संपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले सांद्रित्रों को यहाँ पे भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2+3 मतलब 3 अंक है। तो यहाँ पे आंसर में लिखोगे भू संपर्क तार क्या कार्य, विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना है, और धातु के आवरण वाले यहाँ पे सांद्रित्रों को भू संपर्कित करना बिजली के झटकों से बचने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 3 अंक का ये भी है, या तो अथवा में ये इतने सारे लिखना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसका ये आंसर बता दूंगा, सिंपल सा है, छोटा सा है, आपका 3 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको इतना डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव वह घटना है जिसमें किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना, 2 लाइनें रट मार लो, अभी याद हो जाएगा। उसके बाद यह प्रभाव तब होता है जब गतिमान इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु ओ से टकराते हैं। ठीक है, इस बातों का आप लोग ध्यान रखना, इतना सा स्क्रीनशॉट लो, 3 नंबर मिल जाएगा, अभी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे उपखंड सेकंड से केमिस्ट्री का उपखंड सेकंड है, तो इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि एक यौगिक सी अणुसूत्र C2H2O2 सोडियम धातु से क्रिया करके एक यौगिक R बनाता है। ठीक है, तथा एक गैस मुक्त होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक सी अम्ल की उपस्थिति में एक अल्कोहल A से अभिक्रिया पर एक मीठी गंध युक्त यौगिक S अणुसूत्र C3H6O2 बनता है। ठीक है, C में NOH मिलाने पर यह R तथा जल देता है। SNOH विलयन से अभिक्रिया पर पूर्ण R तथा A देता है। CRAS को पहचानिए, और यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक 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 ऐसे है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, यहाँ पे चारों का, यहाँ पे यौगिक लिखोगे CCH3 COOH एथेनोइक अम्ल है यौगिक R, और यहाँ पे CH3 COONA सोडियम एथेनोएट है यौगिक A। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CH3 CH2OH एथेनॉल है, और ये यौगिक यस है, और यहाँ पे CH3 COOCH2 CH3 एथिल एथेनोएट है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लेना, छोटा छोटा है, आपका नंबर फिक्स है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला चलेंगे, निम्नलिखित का कारण लिखिए। यहाँ पे एक 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 4 अंक का ये भी है। यहाँ पे तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। मतलब कि जैसे खट्टे रंग से, मतलब खट्टी चीज से अगर किसी चीज को साफ करते हो तो वो मतलब ज्यादा चिकना होता है। ठीक है, तो क्यों होता है उसको समझाना है। उसके बाद यहाँ पे गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु की नहीं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है। और चौथा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। तो यहाँ पे चलो बताते हैं क्यों होता है। तांबे के गलिन बर्तन में नींबू या इमली के रस को, ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे लिखो। तांबे के बर्तन पर जमी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत को हटाने के कारण यह प्रभावी है। ओके, हाँ, आप लोगों का एक बार कमेंट आ रहा है कि भाई लाइव में थोड़ा सा मॉडल पेपर सॉल्व कराओ और भी बढ़िया होगा। तो जी हाँ, लाइव में भी मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। अभी थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इशू है, बट जैसे ही आपका यहाँ पे आपको 50 सब्सक्राइबर से प्लस होते हैं, फिर हम लोग लाइव ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ, जो आप बोलोगे उसके। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे, तांबे इस्पात की तुलना में गर्म जल के साथ कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, इतना छोटा छोटा आंसर है, आप लोग याद कर लेना, आपके नंबर पक्के हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन रहेगा, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, बताना है। ओके, तो यहाँ पे चांदी हवा में मौजूद सल्फर यौगिक के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काली परत बनाती है। और यहाँ पे उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बताना है कि टिन जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन वहाँ पे, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। ठीक है।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स है। विद्युत अपघटनी प्रसुकरण और यहाँ पे विरंजक चूड़ और यहाँ पे आनिक यौगिक के गुणधर्म, 3 क्वेश्चन है। तो चलो इसके जानते हैं आगे। आपके विद्युत अपघटनी प्रसुकरण, विद्युत अपघटनी प्रसुकरण इलेक्ट्रिसिटी रिफाइनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे ये इंग्लिश इसका वर्ड है, यहाँ पे ये नहीं लिखोगे, बस यहाँ पे इतना लिख दोगे तो हो जाएगा काम, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला है आयनिक यौगिक के गुणधर्म, यहाँ पे आंसर में लिखोगे आयनिक यौगिक के प्रमुख गुणधर्म उनकी भौतिक प्रकृति, गलनांक और पोषणांक, घुलनशीलता और विद्युत चालकत्व शामिल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला है निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और यहाँ पे 4 अंक के ये भी है, तो इसको आपको पढ़ना है। हाइड कर देता हूँ अब, ठीक है, पढ़ लो। इसको पढ़ने के बाद जो आगे इसका जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको मतलब उसका आंसर लिखना है, तो वो भी छोटा छोटा है, तो चलो आपको पढ़ के मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलता हूँ। जैसे कि लिखा है स्वपोषी जीव के कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा होती है। यह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचय रूप में परिवर्तित कर देता है। तो बस ऐसे ही मतलब कि हेडिंग टाइप है, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला है यहाँ पे उसका क्वेश्चन, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, फिर उसी में आंसर भी छाट लेना है। फिर उसके बाद स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, फिर उसके बाद पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और यहाँ पे पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचालित किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो, पौधे में किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण लिखना है, ठीक है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ये इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं और यहाँ पे आपके नंबर फिक्स हो जाते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट है, 110% चांस है कि ये आपके पेपर में आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो आंसर हो जाएगा स्वपोषी पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन सरल अकार्बनिक सामग्रियों जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड से स्वयं तैयार करते हैं, जबकि विषमपोषी यहाँ पे पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया दूसरा। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, तीसरे पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित किया जाता है, तो यहाँ पे पौधों में यहाँ पे स्टार्च के द्वारा संचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2 अंक का यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा उत्पादक तथा उपभोक्ता। देखो 110%, हर बार बोलूंगा तो आप बोलोगे कि भाई आपका क्वेश्चन हर बार ही बोल रहे हो और ये हमेशा फिक्स है कि आपके मतलब हमारे पेपर में आ जाएगा। तो भाई बोलने की भाई जरूरत है भाई, ये ऐसा कुछ टॉपिक है, मैं ऐसा ही पेपर लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके। नहीं तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकर आओ, पीडीएफ बनाओ, सॉल्व करो, बट उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब वो है जो आपके पेपर में आएगा, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 101% मान लो कि आपके पेपर में आएगा उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादक तथा उपभोक्ता। और उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता, इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा, एकदम कन्फर्म है। तो यहाँ पे अगला क्या रहेगा, और ओजोन परत का निर्माण और अक्षय। तो भाई उसका आंसर कहाँ गया मेरे हिसाब से, उत्पादक तथा उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। बाय मिस्टेक इसका सोल्यूशन नहीं दे पाया, सॉरी, बट उपभोक्ता और उत्पादकता, ठीक है। ये दोनों आप गूगल कर लो, यहाँ से आप याद कर लो। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी लाइनें, मैं पीडीएफ बनाया था, भूल के भाई पीडीएफ में ऐड होना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओजोन परत का निर्माण और अक्षय। तो यहाँ पे ओजोन परत का निर्माण समताप मंडल में पराबैंगनी यूवी प्रकाश द्वारा ऑक्सीजन O2 के अणुओं के परमाणुओं में विघटित करने पर, और यहाँ पे फिर इन परमाणुओं O के अन्य O2 अणु के साथ मिलकर O3 ओजोन बनाने से होता है। ओजोन परत के अक्षय के लिए मुख्य रूप से क्लोरोकार्बन, यहाँ पे CFCS जैसे रसायन उत्तरदायी है। मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, आपको यहाँ पे बताओगे एकदम, मतलब कि कह सकते हो कि ये भी फिक्स क्वेश्चन है, आपके हमेशा पूछा जाता है, हर साल रिपीटेड है, तो इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। बाकी आगे जो है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे 3 + 3 6 अंक है।
तो 6 अंक आपको कैसे मिलेंगे? 6 अंक कैसे मिलेंगे? पहले आपको इसका देखो क्या लिखा है, मानव पाचन तंत्र का सोच और नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तथा पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, मतलब कि उसका चित्र बनाओगे तो 3 नंबर मिलेगा। फिर उसको पाचन क्रिया को वर्णन करना है कि मतलब कैसे कैसे होता है, तो उसको लिखना भी है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा मैं चाहूँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कैसा आपको चित्र बनाना है पाचन तंत्र का, ठीक है। यहाँ मानव पाचन तंत्र का स्वच्छत नाम के चित्र बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ला देता हूँ, 1 मिनट। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र इमेज, ओके। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, इसको आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो जरूर यह पाचन तंत्र की एक तस्वीर, पाचन तंत्र की तस्वीर क्या पाचन तंत्र की किसी विशेष भाग के बारे में जानना चाहोगे? पाचन तंत्र की कहानियों के बारे में बताया गया है। इमेज कहाँ गया ब्रो? इमेज मुझे चाहिए, ओके। देखो ये आपका इमेज है, ओके। ऐसा मतलब कि पाचन तंत्र का के नामांकित चित्र बना देना है, उसके बाद वहां पे आपको उसकी प्रक्रिया को समझा देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे आपको यहाँ पे पेपर एंड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर चाहिए, किस मॉडल पेपर का चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दो। और यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। लव यू।